सेक्शन 12 तक तो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। आज सेक्शन 13 से स्टार्ट कर लेते हैं। अब आज का नया टॉपिक सेक्शन 13। ये देखिए सेक्शन 13। सेक्शन 13 में क्या बताया गया है? सेक्शन 13 में बताया गया है अभिधारी की बेदखली के विरुद्ध संरक्षण का फायदा कब मिल सकता है। तो सेक्शन 12 का ग्राउंड ए जो हमने पढ़ा था, सेक्शन 12 की सबसेक्शन 1 में जो सबसे पहला वाला ग्राउंड था, नॉन पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट, जो बकाया किराया है उसको ना देने के कारण बेदखली के लिए जो है सूट फाइल कर सकती है पार्टी। तो जहां पे ऐसा सूट फाइल हुआ है बेदखल के लिए, तो सेक्शन 13 में बताया कि कब ऐसे बेदखली के विरुद्ध संरक्षण मिल सकता है। सूट तो फाइल कर दिया है पार्टी ने सेक्शन 12(1)(a) के ग्राउंड पे कि जो किराएदार है उसने आपका पेमेंट नहीं किया है, एरियर्स ऑफ रेंट का बकाया किराए का पेमेंट नहीं किया है, इस आधार पर सूट फाइल कर दिया है। अब इसमें कुछ कंडीशंस है कि कब उसको बेदखली के आदेश नहीं होगा, उसको संरक्षण मिल जाएगा। देखिए सबसेक्शन 1 में पहले दिया है भूस्वामी द्वारा धारा 12 में निर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर कोई वाद या कोई अन्य कार्यवाही संस्थित की जाने पर, तो पहला पॉइंट इसको तोड़ के पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है। तो पहला तो बात हो रही है लैंडलॉर्ड की, कि जो लैंडलॉर्ड है वो सेक्शन 12 में जो आधार दिए गए हैं उसके आधार पर कोई सूट या कोई अन्य प्रोसीडिंग या अदर प्रोसीडिंग जो है क्या कर रहा है, उसने फाइल कर दी है, या अभिधारी द्वारा या टेनेंट की बात हो रही है, अपनी बेदखली के लिए किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध, मतलब अगर टेनेंट के अगेंस्ट में डिक्री पारित हो चुकी है एविक्शन की, तो उसकी बात कर रहे हैं। अब या से जो कंडीशन है वो किसकी बात कर रहे हैं कि सेक्शन 12(1)(a) के ग्राउंड पे डिक्री आ चुकी है उसकी बेदखल होने की, तो इस डिक्री या ऐसे आदेश के विरुद्ध यदि अभिधारी किराएदार कोई अपील या किसी अन्य कार्यवाही करता है तो ऐसी किसी अपील या अन्य कार्यवाही में दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन जहां पे लैंडलॉर्ड ने, मकान मालिक ने धारा 12 के ग्राउंड के आधार पे कोई सूट या कोई अदर प्रोसीडिंग फाइल कर दी है, उसने फाइल की है, तब फाइल किए जाने पर, या एविक्शन का ऑर्डर आ चुका है, तो एविक्शन के ऑर्डर आ गया है या कोई डिक्री आ गई है, तो टेनेंट ने उसके खिलाफ कोई अपील या कोई अदर प्रोसीडिंग की है, तो इस कंडीशन पर जब टेनेंट ने ऐसी डिक्री बेदखल की डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील या कोई अन्य कार्यवाही में यथास्थिति समन लेख या रिट ऑफ समन्स की अथवा अपील की या किसी अन्य कार्यवाही की सूचना की तामील के 1 मास के भीतर, तो क्या होता है कि ये जो रिट ऑफ समन होता है ये एक टाइप से अपीयरेंस होने का लीगल डॉक्यूमेंट होता है। समन लेख या रिट ऑफ समन क्या है, वही जैसे सीपीसी में नॉर्मल समन भेजा जाता है पार्टी को बुलवाने के लिए कि आप आइए उपस्थित होइए, तो ऐसे ही ये रिट ऑफ समन भी वही चीज है कि अपीयर होने के लिए। तो जहां पे दोनों कंडीशन में, जहां पे सूट फाइल किया है लैंडलॉर्ड ने या जहां पे टेनेंट ने अपील या अन्य प्रोसीडिंग फाइल की है एविक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट, तो दोनों कंडीशन में जब उसको समन लेख रिट ऑफ समन भेजा गया है उसकी, अथवा इसने जो अपील की है या इसने जो अन्य कार्रवाई की है इसकी सूचना की तामील होने के 1 मास के भीतर, या अभिधारी द्वारा, अब ये एक अलग पॉइंट हो गया, या से एक और उन्होंने पॉइंट बता दिया, या अभिधारी द्वारा अपील या कोई अन्य कार्यवाही संस्थित की जाने पर, वहां पे क्या हो रहा है ऊपर वाले पॉइंट पे, जो टेनेंट है वो बेदखली का आदेश आ चुका है, डिक्री आ चुकी है बेदखल की, उस डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील या अन्य कार्यवाही कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभिधारी कोई अदर प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर रहा है या कोई अपील इंस्टीट्यूट की कर रहा है, तो उस
संस्थित की जाने की तारीख से 1 मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जैसा कि न्यायालय उसको आवेदन किए जाने पर इस संबंध में अनुज्ञात करे। तो दोनों कंडीशन में, तीनों कंडीशन में 1 मंथ के अंदर या फिर एडिशनल टाइम भी मिल सकता है। ये एडिशनल टाइम कैसे मिलेगा? ये एडिशनल टाइम मिलेगा आवेदन करने पर, अतिरिक्त समय के भीतर जैसा कि न्यायालय आवेदन करने पर अनुज्ञात करेगा। मतलब उसने कुछ एडिशनल टाइम मांगने के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल की है तो उसको अतिरिक्त समय मिला है, ठीक है, अनुज्ञात कर दिया है न्यायालय ने। कैसे? आवेदन किए जाने पर। भाड़े की उस दर से जिस दर से कि उसका संदाय किया जाता है, संगणित रकम का न्यायालय में निक्षेप या भूस्वामी को उसका संदाय उस कालावधि के लिए करेगा जिसके लिए कि अभिधारी ने व्यतिक्रम किया हो। तो जब सेक्शन 12(1)(a) के ग्राउंड पे भूस्वामी ने सूट फाइल किया या कोई अदर प्रोसीडिंग फाइल किया, जैसे ही उसने सूट फाइल किया या अदर प्रोसीडिंग फाइल की तो आगे का प्रोसीजर क्या हुआ होगा? जो डिफेंडेंट पार्टी, जो टेनेंट है, उसको रिट ऑफ समन भेजा गया होगा, है ना। तो रिट ऑफ समन भेजने की तारीख से 1 मंथ के अंदर, ठीक, 1 मंथ के अंदर क्या किया होगा टेनेंट ने? भाड़े की उस दर से जिस दर से उसका संदाय किया जाता था, मतलब जो भी उसका भाड़ा फिक्स हुआ था। रुक गया था क्या ये? हाँ, तो उस दर से, जिस दर से संदाय किया जाता था, मतलब जो भी फिक्स हुआ था, जो भी भाड़ा फिक्स हुआ था, जितने टाइम का आपने नहीं दिया है वो पूरा कैलकुलेट किया जाएगा कि भैया इनका 4 मंथ का बकाया है, तो वो जिस दर से आप देते थे किराया उस दर से संगणित करके आपको क्या करना है? या तो न्यायालय में निक्षेप कर देगा वो, या तो भूस्वामी को उसका संदाय उस कालावधि के लिए करेगा जिसके के लिए अभिधारी ने व्यतिक्रम किया था। मतलब जितने मंथ का भी तुमने बकाया नहीं दिया था उतने मंथ का आप क्या कर दोगे? दे दोगे। कितने समय के अंदर? या तो 1 मास के अंदर, या फिर जो अतिरिक्त समय मांगने के लिए आवेदन किया है और न्यायालय ने अतिरिक्त समय अनुज्ञात कर दिया, उस अतिरिक्त समय के अंदर। यदि किराएदार न्यायालय में निक्षेप कर देता है या भूमि स्वामी को उसका संदाय कर देता है और जिसके अंतर्गत उस मास के जिसमें ऐसा निक्षेप या संदाय किया जाता है पूर्ववर्ती मास की समाप्ति तक की तत्पश्चातवर्ती कालावधि आएगी। मतलब ये तो इन्हें नॉर्मल कठिन शब्दों में दे दिया। इनका कहने का मतलब ये है कि जिस मंथ में आप डिपॉजिट कर रहे हो ना, उसके पहले वाले मंथ की आखिरी तारीख तक का किराया इंक्लूडेड माना जाएगा। कि आप दिसंबर के महीने में 30 दिसंबर को आप निक्षेप कर रहे हो, तो 30 दिसंबर के पूर्ववर्ती मास मतलब नवंबर का एंड वाला जो दिन होगा, तो नवंबर के एंड तक की टाइम पीरियड का किराया आपको इंक्लूडेड माना जाएगा इसमें। ठीक, इस लाइन का मतलब ये हुआ जिसके अंतर्गत उस मास के जिसमें ऐसा निक्षेप या संदाय किया जाता है, उस मास के जिसमें संदाय किया जा रहा है, मतलब दिसंबर में संदाय किया जा रहा है, तो दिसंबर के पूर्ववर्ती मास की समाप्ति तक, मतलब नवंबर की एंड की तत्पश्चातवर्ती कालावधि आएगी। तो हम नवंबर तक का महीना लेके चल रहे हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, किराए से तो वो रह ही रहा होगा ना कंटिन्यू, जब छूट भी चल रहा है तो भी वो रह रहा होगा। तो नवंबर तक का आपको क्या कर देना है? डिपॉजिट कर देना है। और अब उसके पश्चात, नवंबर तक का तो करवा लिया डिपॉजिट, उसके पश्चात उस दर पर भाड़े के समतुल्य राशि का निक्षेप या संदाय यथा स्थिति उस वाद, अपील या कार्यवाही का विनिश्चय होने तक मासानुमास प्रत्येक उत्तरवर्ती मास की 15 तारीख तक करता रहेगा। तो जिस तारीख को ऐसा मतलब सूट फाइल किया है, सूट फाइल करने के बाद जो रिट ऑफ समन उसको भेजा गया, तो रिट ऑफ समन या सूचना तामील होने के 1 मास के भीतर वो नवंबर तक का किराया दे देगा और फिर दिसंबर से उसको हर मंथ की 15 तारीख को क्या करना है, फिर मतलब फर्दर बता दिया कि जब तक ये पेंडिंग है सूट, जब तक पूरा डिसाइड नहीं हो जा रहा है सूट, जब तक पेंडिंग है, पूरी प्रोसीडिंग्स चल रही है, तब तक मंथली बेसिस पे हर मंथ, हर उत्तरवर्ती मंथ की 15 तारीख को किराया उसको सबमिट करना है। कि दिसंबर की 15 तारीख को दे देगा, जनवरी की 15 तारीख को दे देगा, ऐसे उत्तरवर्ती मास की 15 तारीख तक वो ऐसा करता रहेगा। कब तक? जब तक वो अपील कार्यवाही का विनिश्चय नहीं हो जाता। क्लियर? अच्छे से समझ में आया? हाँ मैम, आ गया। ठीक है।
अब इसकी उपधारा 2 दी है। यदि उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी वाद या कार्यवाही में भाड़े की उस रकम के बारे में कोई विवाद हो जो अभिधारी द्वारा देय है। अब क्या है कि किराए को लेकर विवाद है कि किराया देना कितना है। बकाया तो फिर साइड में चला गया, पहले तो यही डिसाइड करना पड़ेगा कि किराया है कितना। तो यदि दोनों पार्टी के बीच में किराए को लेकर के विवाद है तो न्यायालय या तो भूस्वामी द्वारा या अभिधारी द्वारा उस संबंध में अभिवचन किए जाने पर, जो कि ऐसे वाद या कार्यवाही के दौरान सर्वप्रथम अवसर पर किया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जब किराए को लेकर के डिस्प्यूट हो तो ये किराए वाले पॉइंट को कब प्लीड करना है आपको, सर्वप्रथम अवसर पर। ये नहीं कि बैठे हो पूरा केस मतलब डिसाइड हो गया, बाद में कह रहा उसका किराया होना कितना है। तो जब किराए को लेकर के डिस्प्यूट सामने आएगा तो किराए वाले मैटर को आपको सबसे पहले सर्वप्रथम अवसर पर उठाना है। उस स्थान के संबंध में जो युक्तियुक्त अंतरिम भाड़ा नियत करेगा, जो कि उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार निश्चित या संदत्त किया जाएगा, और कोई भी न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के सिवाय इस हेतु कोई अभिवचन किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम पर ग्रहण नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना है, रेंट को लेकर के यदि कोई डिस्प्यूट है तो बाद में नहीं उठाने दिया जाएगा आपको। तो अब यहाँ पे देखो, जब रेंट को लेकर के डिस्प्यूट है तो कौन डिसाइड कर रहा है, कोर्ट। तो कैसा, अब जब जहाँ पे रकम के बारे में विवाद है कि अभिधारी को कितना देना है, तो न्यायालय डिसाइड करेगा, और जो डिसाइड करेगा उसको क्या बोल रहे हैं, अनंतिम भाड़ा। ये अंतरिम नहीं है, देखो ये अनंतिम है, प्रोविजनल रेंट। वहां पे इंटरिम रेंट था। मेरे सर ने वहां पे प्रोविजनल ऑर्डर क्यों लिखवाया है, अंतिम आदेश लिखा है। अच्छा, इंग्लिश में प्रोविजनल ऑर्डर लिखा है, हिंदी में अंतिम आदेश। आपके पेयर एक्ट में सेक्शन 11 में क्या लिखा है, एक मिनट सेक्शन 11 खोलिए। सेक्शन 11 में यथासंभव शीघ्रता के साथ वाली लाइन में अंतिम लिखा है या अनंतिम आदेश लिखा है? अंतरिम लिखा है मैडम। अंतरिम लिखा है मैडम। अंतरिम, हाँ, अंतरिम भाड़ा। अंतरिम भाड़ा, भाड़ा नहीं, भाड़ा नहीं, आदेश क्या है, आदेश, आदेश अंतिम आदेश। अंतिम आदेश लिखा है। वो प्रोविजनल ऑर्डर है, क्योंकि इंग्लिश में प्रोविजनल ऑर्डर है ना। वो अनंतिम कर लीजिए, उसको अनंतिम कर लीजिए। प्रोविजनल मतलब अनंतिम, वहां प्रोविजनल ऑर्डर लेकिन इंटरिम रेंट है, यहाँ पे प्रोविजनल रेंट है। If in any or proceeding referred to in subsection 1 there is dispute as to the amount of rent payable by the tenant, the court on a plea made either by landlord or tenant in this behalf, which shall be taken at the earliest opportunity during such suit or proceeding, fix a reasonable provisional rent। यहाँ पे हिंदी में भी अनंतिम लिखा है ना, तो वहां पे भी अनंतिम कर लीजिएगा। कहाँ, आदेश की आदेश वाले पॉइंट में, सेक्शन 11 में अनंतिम आदेश। भाड़ा तो अंतरिम है लेकिन आदेश अनंतिम है, मतलब वहां पे प्रोविजनल ऑर्डर है और 13(2) में प्रोविजनल रेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 11 में इंटरिम रेंट है और सेक्शन 13(2) में प्रोविजनल रेंट। तो सेक्शन 13(2) में कह रहे हैं कि जहाँ पे ये इस बात को लेकर के डिस्प्यूट है कि कितना किराया देना है, रकम कितनी देनी है, तो न्यायालय सर्वप्रथम अवसर पर जब ये इस बात का अभिवचन करेगी पार्टी, तो उस स्थान के संबंध में जो युक्तियुक्त हो अनंतिम भाड़ा नियत करेगा, तो प्रोविजनल रेंट जो है फिक्स कर देगा। ठीक है, और बाद में ऐसे किसी अभिवचन को पश्चातवर्ती प्रक्रम पर ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, ये प्रोविजनल रेंट वर्डिंग है। ठीक है ना, fix a reasonable provisional rent, and no court shall save for reasons to be recorded in writing entertain any play on this account at any subsequent stage। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसी subsequent stage पे इस प्ली को कि सर कितना किराया देना है नहीं पता है,
तो इस प्ली को किसी सब्सिक्वेंट स्टेज पे नहीं लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग सच सूट और प्रोसीडिंग। ठीक, अब ये अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होती है? तो अगर सीपीसी अच्छे से पढ़ी होगी तो पता होगा अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी हाँ, क्या माना गया है। वो सेक्शन 20 में लिखा हुआ है मैडम, यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर। बिफोर ऑन और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, हम्म, है ना, विवादों के स्थिरीकरण के समय या उसके पहले, इसको कहा जाता है अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब देखिए इसकी सबसेक्शन सी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर पी लिखा हुआ है, मतलब ये प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। If in any proceeding referred in subsection 1 there is any dispute as to the person or persons to whom the rent is payable, the court may direct the tenant to deposit with the court the amount payable by him under subsection 1 or subsection 2, and in such a case no person shall be entitled to withdraw the amount in deposit until the court decides the dispute and makes an order for payment of the same। अब जहाँ पे पर्सन को लेके वो है कि किस पर्सन को देना है, अब उसको पर्सन समझ में नहीं आ रहा क्यों। धारा 1 में निर्दिष्ट की गई जो कार्यवाही है उसके बारे में क्या विवाद है कि भाड़ा किस व्यक्ति को या किन व्यक्तियों को दे, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि लैंडलॉर्ड कौन है। तो न्यायालय अभिधारी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह उपधारा 1 और 2 के अधीन उसके द्वारा दे रकम न्यायालय में निक्षिप्त कर दे। मतलब अब इस बात को लेके कि डिस्प्यूट है कि कौन है, मतलब 3-4 लोग आ गए कि सर मैं हूँ मकान मालिक, मैं हूँ मकान मालिक, तो अब और आप, तो इन्होंने कहा ठीक है ये इस चीज का तो हम निपटारा करेंगे कौन है मकान मालिक, जब तक ये जो रकम है ये तुम कहाँ डिपॉजिट कर दो, कोर्ट में कर दो। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि जब इस बात को लेकर के विवाद हो कि भाड़ा किस व्यक्ति को या किन व्यक्तियों को दे हो, तो अभिधारी किराए का निक्षेप कहाँ करेगा? तो न्यायालय में करेगा। और ऐसी किसी दशा में कोई भी व्यक्ति निक्षिप्त रकम तब तक निकालने का हकदार नहीं होगा जब तक कि न्यायालय विवाद को विनिश्चित ना कर दे और उसके संदाय के लिए आदेश न दे दे। तो अब ये किराया तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कोर्ट डिसाइड ना कर दे कि कौन है हकदार किराए का, है ना, कौन है भाई सही किराएदार, सही मकान मालिक कौन है। तो जब तक इसका विवाद का विनिश्चित ना कर दे कोर्ट की कौन है मकान मालिक, तब तक इसका रेंट कोई नहीं निकालेगा। ठीक, अब है सेक्शन 4। यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि उपधारा 3 में निर्दिष्ट किया गया कोई भी विवाद किसी अभिधारी द्वारा ऐसे कारणों से उठाया गया है जो मिथ्या या तुच्छ है, तो न्यायालय बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा काट दी जाने का आदेश दे सकेगा और वाद की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा। अब क्या कह रहे हैं ये, if the court is satisfied that the dispute referred to in subsection 3 has been raised by a tenant for reasons which are false or frivolous, the court may order the defense against eviction to be struck out and proceed with the hearing of the court। मतलब अब न्यायालय को पता चल गया कि जो टेनेंट है उसने झूठा केस लगा दिया है जबरदस्ती। सबसेक्शन 3 के अंदर जो ग्राउंड है वो जबरदस्ती उठा लिया उसने कि सर हमें नहीं पता किस पर्सन को देना है किराया, समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे कोर्ट को पता चला कि ये फॉल्स, तुच्छ और तंग करने वाला इसने आधार उठाया है कि फालतू टाइम वेस्ट हो न्यायालय का, तो कोर्ट क्या कह देगा कि भैया तुम्हारी जो प्रतिरक्षा तुम्हें मिलने वाली थी ना कि भैया तुम किराया दे देते तो तुम्हें बेदखली का आदेश नहीं देते, तो अब ये जो बेदखल से क्या है हिंदी वर्ड, बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा जो उसको मिलने वाली थी इसको काट देगा और आगे कार्यवाही को शुरू करेगा बेदखल करने वाली। ठीक है, अब है सबसेक्शन 5। इफ अ टेनेंट मेक्स डिपॉजिट ऑफ पेमेंट as required by subsection 1 or subsection 2, no decree or order shall be made by the court for the recovery of possession of the accommodation on the ground of default in the payment of rent by the tenant, but the court may allow such cost as it may deem fit to the landlord। क्या बोल रहे हैं ये सेक्शन सबसेक्शन 5 में कि यदि कोई अभिधारी द्वारा 1-2 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार निक्षेप या संदर्भ कर देता है तो उस स्थान के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए न्यायालय द्वारा कोई डिक्री या आदेश भाड़े का संदाय करने में अभिधारी द्वारा व्यतिक्रम के आधार पर नहीं किया जाएगा, किंतु न्यायालय भूस्वामी को ऐसा खर्च मंजूर कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे। मतलब अब इसने क्या किया, इसने पैसे दे दिए
जब इसके खिलाफ केस फाइल किया गया 12(1)(a) के ग्राउंड पे, तो इसने डिपॉजिट कर दिया पैसे, तो पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो उस स्थान का पुनः प्राप्ति के लिए न्यायालय द्वारा कोई डिक्री या आदेश भाड़े का संदाय करने में अभिधारी द्वारा व्यतिक्रम के आधार पर नहीं किया जाएगा। मतलब the accommodation on the ground of default on payment of the rent, no decree or order shall be made by the court for the recovery of possession of the accommodation। अच्छा, on the ground of default, अच्छा उसके बिहाफ में बात कर रहे हैं, मकान मालिक के बिहाफ में, कि मकान मालिक ने पुनः प्राप्ति के लिए लगाया था ना कि सर ये जो है इन्होंने किराया नहीं दिया है, व्यतिक्रम किया है, तो जो 12(1)(a) का ग्राउंड लिया था उसने अभिधारी द्वारा, उसने किराए का व्यतिक्रम किया है, तो इस आधार पे उसको, अब जब उसने डिपॉजिट कर दिया है, तो मकान मालिक को पुनः प्राप्ति के लिए कोई डिक्री नहीं मिलेगी। कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए मकान मालिक को कोई डिक्री या आदेश नहीं दिया जाएगा इस आधार पे कि उसने व्यतिक्रम किया है, लेकिन न्यायालय भूस्वामी को ऐसा खर्च मंजूर कर सकेगा, जैसे कि जो तो खर्च दिलवा देगा कि भैया इसने इतने टाइम तक नहीं दिया, तो मैं जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, मेंटल टॉर्चर हुआ, तो खर्च वगैरह दे दूंगा, ठीक है, खर्च दिलवा दिए जाएंगे। अब है सबसेक्शन 6 में, यही है वो ग्राउंड, कौन सा वाला ग्राउंड जो हमने कल सेक्शन 12 की सबसेक्शन 2 में पढ़ा, नहीं सबसेक्शन 3 में पढ़ा था, है ना, सबसेक्शन 3 में था ना। हाँ मैम। No order for eviction of a tenant shall be made on the ground specified in clause A of subsection 1 if the tenant makes payment or deposit as required by the section 13। तो यही वाला पॉइंट बोल रहा है ना 15 वाला 5 वाला, सेक्शन 13 का 5, कि जहां दे दिया है तो उसको इविक्ट नहीं किया जाएगा, मतलब पुनः प्राप्ति नहीं दी जाएगी कब्जे की मकान मालिक को, तो यही 3 में लिखा था ये चीज, ठीक। अब है 6 वाला, यदि अभिधारी इस धारा द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार कोई रकम निश्चित संदर्भ करने में चूक करता है, तो न्यायालय बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा काट दी जाने का आदेश दे सकेगा और यथा स्थिति ऐसे वाद, अपील या कार्यवाही की सुनवाई करने के लिए अग्रसर होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि अब लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, जो ऊपर हमने प्रोविजंस बताए हैं सबसेक्शन 13(1), 13(2) में, अगर डिपॉजिट नहीं किया, सूट फाइल भी हो गया, सूट फाइल होने के बाद समन ऑफ रिट हो गई, सूचना की तामील के 1 मंथ के अंदर या एडिशनल जो आवेदन किया उस टाइम भी निकल गया, तब भी नहीं किया डिपॉजिट, तो फिर जो ये तुम्हें प्रतिरक्षा 13(1)(2) में मिलने वाली थी वो काट दी जाएगी और आगे कार्यवाही में अग्रसर किया जाएगा बेदखल के लिए, ठीक। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से? हाँ मैम आ गया। ठीक है, और पढ़ना है या कल पढ़ना है? जैसी मर्जी। बस मैम खूब है, ये हार्ड है, इसको रिवाइज करना पड़ेगा वापस। सेक्शन 13 थोड़ी सी टफ है, 14 से हाँ थोड़ी लैंग्वेज सेक्शन 14 से थोड़ी इजी आएंगी। ठीक है, कल पढ़ते हैं फिर। हाँ।